हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरे चैनल आभास केविंस पे आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा क्या है और भाषा की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसका एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका मानक स्वरूप होता है, अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताया था कि भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि हम भाषा का विकास कैसे हुआ। हमारा जो प्राचीनतम भाषा है जिसको समाज में प्रयोग किया जाता था, वेद ग्रंथों में प्रयोग किया जाता था, वो संस्कृत था। संस्कृत से हम आज हिंदी में कैसे इसका प्रचलन इतना हो गया है। ठीक है, तो ये का एक विकास क्रम के अनुरूप हुआ है। जैसे हम मानव में मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे, बंदर थे। बंदरों से धीरे धीरे हमारा मानव का विकास हुआ है। ऐसे भाषा में परिवर्तन होते होते हुए कैसे परिवर्तन इसका हुआ है। ठीक है, तो जो भाषा की जगत जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत से हमारे हिंदी का विकास कैसे हुआ। संस्कृत का रूप दो था, एक पाली और एक लौकिक और एक वैदिक। वैदिक में हमारे वेद और उपनिषद लिखा गया और लौकिक में हमारे रामायण महाभारत लिखे गए। ये दो रूप था संस्कृत का, एक वैदिक और लौकिक। ठीक है, लौकिक में हमारे धीरे धीरे विकास हुआ। लौकिक के विकास में बात आया पाली भाषा, जिसमें उस समय बौद्ध ग्रंथ थे, तो बौद्ध ग्रंथ हमारे पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा के बाद फिर आया हमारा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में हमारे जैन ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, धीरे धीरे उस भाषा में विकास हुआ तो हमारा आया सौर सैनी, फिर सौर सैनी अपभ्रंश, फिर उसके बाद आया हमारा हिंदी। ठीक है, तो इस विकास क्रम को देखते हैं। उसके बाद बात हम देखते हैं कि भाषा में संविधान, हमारा जो भारतीय संविधान है वो भाषा के बारे में क्या प्रावधान करता है। ठीक है, इसके बारे में क्या हमारे क्या इसका प्रावधान करता है, क्या नियम कानून इसको समाज में कैसे इसको हम राजभाषा और ये सब के बारे में, इसका राजभाषा का दर्जा मिला या नहीं मिला, क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए भाषा का विकास कैसे हुआ। भाषा का विकास, भाषा का विकास हमारा, मैंने बताया अभी, संस्कृत हमारी जगत जननी भाषा है। ठीक है, संस्कृत के दो रूप थे। संस्कृत दो रूप थे, एक रूप था वैदिक और एक रूप था लौकिक। ठीक है, लौकिक। वैदिक में हमारे लिखा गया वेद और उपनिषद, और लौकिक में लिखा गया रामायण और महाभारत। ठीक है, उसके बाद लौकिक भाषा का विकास हुआ तो आया पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा में हमारे लिखे गए बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, जैसे बौद्ध ग्रंथ में हमारे आते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक हमारा बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में, त्रिपिटक हमारा पाली भाषा में लिखा गया। पाली भाषा के बाद विकास हुआ, आया हमारा प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा में हमारा जैसे जैन ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, जैन ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्राकृत भाषा के बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ, आया हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है, और अपभ्रंश से विकास हुआ तो हमारा आया सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, देखिए बच्चों, सौर सैनी अपभ्रंश और हमारा अंतिम में आया सौर सैनी के बाद हिंदी। तो हिंदी का विकास किससे हुआ, यह प्रश्न बनता है। तो हिंदी का विकास हुआ सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है बच्चों, ये आपके लेवल क्लास 8, 9 में या 10th में पूरी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। कि 8 to लेकर 10 तक सारे क्लास में ये हिंदी का सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, कुछ बातें हो सकता है किसी क्लास में कम दिया हो और 9, 10 में ज्यादा दिया हो। देखिए, संस्कृत दो रूप था, एक वैदिक और एक लौकिक। वैदिक में हमारे आए वेद उपनिषद, लौकिक में आए रामायण महाभारत। धीरे धीरे लौकिक भाषा का विकास हुआ तो आया पाली भाषा। जो हमारे बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए, जैसे त्रिपिटक। ठीक है, प्राकृत भाषा बाद में आया पाली भाषा के विकास के बाद, जैसे उसको लिखा गया जैन ग्रंथों में। धीरे धीरे इसका भाषा का विकास समय के हिसाब से होता रहा, आया अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आया सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश का बाद विकास हुआ तो आया हमारा हिंदी, जो इस समय वर्तमान में हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए
सौरसनी अपभ्रंश के बाद आया हिंदी। अपभ्रंश का मतलब होता है कि भाषा में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए किसी का नाम रख देते हैं, ठीक है, किसी का नाम रख देते हैं श्याम नारायण, ठीक है, श्याम नारायण, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम श्याम नारायण बोलते हैं, श्याम नारायण बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी का नाम है चंद्र भानु, ठीक है, तो हम भानु ना बोल के भानु भानु बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा अभ्रंश है। भाषाओं में हम उच्चारण दोष के कारण उस भाषा में परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे समाज में भाई हम प्रचलन में लाते हैं, इसी के कारण भाषा में परिवर्तन होता है और समय अनुरूप भाषा में विकास उत्पन्न होता है, ठीक है। बच्चों आप इस चार्ट को बनाइए और देखिए, ठीक है। भाषा के दो रूप थे, मैंने बताया वैदिक और लौकिक। वैदिक में हमारा वेद उपनिषद आया, लौकिक में रामायण महाभारत आया। उसके बाद फिर पाली भाषा आया वैदिक के विकास के बाद, फिर आया प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा के बाद धीरे धीरे विकास हुआ अपभ्रंश, और अंतिम में आया सौरसैनी अपभ्रंश। तो उसका विकास हुआ तो हिंदी आया। तो हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए वर्तमान में हिंदी भाषा वाले मुख्यतः हिंदी भाषा मुख्यतः बोलने वाले राज्य कौन से हैं। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, ठीक है। ये सब क्या है, हिंदी भाषाई बोलने वाले राज्य हैं। अंडमान निकोबार हुआ, ठीक है। तो ये सारे हमारे हिंदी भाषा मुख्यतः प्रयोग करने वाले राज्य कौन कौन है। हमारा यूपी उत्तर प्रदेश आप लिखिएगा, बिहार एमपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये हमारे हिंदी भाषाई बोलने वाले राज्य हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि संविधान में हिंदी के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा इस समय वर्तमान में संविधान में बात करें तो 12 अनुसूची है। संविधान जो मूल संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है, जिसमें जो हमारा, इसको लिखिए बच्चों तो बताते हैं, जिसमें 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। संविधान की बात करें, संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, किसके लिए, भाषा के लिए। तो इसमें अनुसूची 8 में, वर्तमान में 12 अनुसूची है, जिसमें अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है, ठीक है। 22 भाषाओं में हिंदी हमारा एक भाषा है, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आप 22 भाषाओं को देखिए, उसमें से नेपाली भाषा को भी हिंदी में अनुसूची 8 में नेपाली भाषा को भी दर्ज किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा भाग 17 संविधान के भाग 17 में, ठीक है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद को हम आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, अनुच्छेद 343 टू 351 में, ठीक है, हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा संबंधित नियम उल्लेखित है, ठीक है। देखिए
वर्तमान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान में। ठीक है, उड़िया, संथाली, पंजाबी, बहुत सारी इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेपाली भी एक भाषा दर्ज किया गया है उन 22 भाषाओं में। 22 भाषाओं में हिंदी भी एक भाषा है। ठीक है, भाग 17, जैसे हम चैप्टर अपनी बुक में पढ़ते हैं तो चैप्टर 1 to दिया रहता है, उसी तरह हमारे संविधान में भाग में डिवाइड है। ठीक है, जो मूल संविधान में था उसमें 22 भाग था, वर्तमान में 25 भाग है। 25 भाग में भाग 17 में अनुच्छेद 343 to 351 तक हिंदी भाषा संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि हिंदी भाषा के कैसा उसका प्रयोग करेंगे, हिंदी भाषा दिवस मनाएंगे, इन सब के बारे में संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए। फिर हम बात करते हैं बोली के बारे में, भाषा के बारे में। ठीक है, मातृभाषा के बारे में क्या है और कैसे इसको हम प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, हमें इसमें ध्यान देना है अब बोली, भाषा, ठीक है, राजभाषा, ठीक है, और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा और हमारा मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, बोली क्या है, देखिए मैं सबको समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए। बोली क्या है, भाषा क्या है और राजभाषा क्या है। ठीक है, देखिए बोली क्या है कि किसी छोटे क्षेत्र में, समानता के हिसाब से किसी छोटे क्षेत्र में लोगों द्वारा उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वो बोली कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एरिया में कोई एक कस्बा ले लिया, वहां पे वो भाषा प्रचलन है, वो लोग अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए उस माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो वो बोली कहलाता है। तो ये क्या है, समानता के हिसाब से, समानता के अनुरूप छोटे क्षेत्र के लिए, छोटे क्षेत्र के लिए। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा एक व्यापक क्षेत्र के लिए है। ठीक है, जो किसी समाज द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी, तो उत्तर प्रदेश की हम मुख्य भाषा बात करेंगे तो हिंदी है। तो हिंदी क्या है, व्यापक क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राज्य के भाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, इनको हम बात करते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए मातृभाषा क्या है। देखिए बच्चा जब भाषा सीखता है तो उसका प्राथमिक और द्वितीय, मतलब 2 प्राथमिक क्षेत्र होता है जो अपने परिवार के संपर्क में रहता है। सबसे ज्यादा वो अपने माता के संपर्क में रहता है। तो मातृभाषा क्या है कि बच्चा जब सीखता है अपने परिवार में प्रयोग किए जाने वाले भाषा को वो सीखता है, तो वो मातृभाषा कहलाता है। ठीक है, अपने माता के द्वारा जो सीखता है वो मातृभाषा कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में जन्मा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी मेरी मातृभाषा है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ बंगाल में, बंगाल में मैं बंगाली सीख जाता हूँ। मान लीजिए वहाँ मैं 10 साल रहता हूँ। ठीक है, तो मैं वहाँ पे बंगाली सीख जाता हूँ, वहाँ के लोगों से मैं बातचीत करने के लिए बंगाली बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अपने घर में आमतौर पे हिंदी बात करता हूँ। तो हिंदी जो मैं अपने परिवार से सीखता हूँ, अपने माता से सीखता हूँ जन्म के बाद, ठीक है, जो अर्जन करता हूँ वो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिक भाषा है वही मातृभाषा होता है। ठीक है, तो मातृभाषा क्या होता है, माता या परिवार में सीखी, परिवार में सीखी गई प्राथमिक भाषा। ठीक है, ये हमारी प्राथमिक भाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या है कि राष्ट्रभाषा वो है जिसमें हमारा प्रशासनिक कार्य चल रहा हो, प्रशासनिक कार्य का संचालन, प्रशासनिक कार्य का संचालन होता है। प्रशासनिक कार्य का संचालन से मतलब है कि जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं,
ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है। ये सारे काम किसमें होगा? राष्ट्रभाषा में, ठीक है। लेकिन आप मत सोचिएगा कि इंग्लिश को हम प्रयोग कर रहे हैं तो इंग्लिश हमारा राष्ट्रभाषा है, ठीक है। मैं इसके बारे में एक और फैक्ट बता रहा हूं आपको। राजभाषा क्या है? जो किसी राज्य द्वारा अपने कार्यों के संचालन के प्रयोग, राज्य द्वारा अपने कार्यों के संचालन के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। ये किसी राष्ट्र के लिए है प्रशासनिक कार्यों में, और ये किसी राज्य के लिए है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग जीमेल यूज करते हैं तो हम इसको इंग्लिश में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा जीमेल कुछ भी हो गया @gmail.com, ठीक है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने कहा था कि जीमेल को हम हिंदी में प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात करते हैं बोली, तो बोली समानता के अनुरूप छोटे क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है कुछ लोगों द्वारा, ठीक है। बोली जैसे हमारे अवधि हो गया, ठीक है, ब्रज हो गया, ठीक है, ये बोली हो गया, कुछ लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। भाषा क्या है? भाषा व्यापक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी हमारी क्या है? भाषा है, बहुत सारे लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। राजभाषा क्या है? किसी राज्य द्वारा अपने कार्यों के संचालन में प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यों का संचालन किया जाता है, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हम अपने जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं इंडिया में, इंग्लिश में होते हैं मुख्यतः, लेकिन इंग्लिश हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है। मातृभाषा क्या है? जो हम परिवार से सीखते हैं, ठीक है, प्राथमिक भाषा ही हमारा मातृभाषा है, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखिए, मैंने आपको भाषा के बारे में मुख्यतः क्या क्या होता है भाषा बताया, भाषा की विशेषताएं बताया, ठीक है। उसके बाद भाषा का विकास बताया, भाषा बोलने वाले भारत में कौन कौन से राज्य हैं वो बताया आपको, संविधान में क्या इसके बारे में उल्लेख किया गया ये बताया, और उसके बारे में बताया कि बोली क्या है, भाषा क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ठीक है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मुख्यतः व्याकरण। व्याकरण है क्या? देखिए बच्चों, व्याकरण है क्या? अब हम पढ़ेंगे, भाषा का विकास हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या है, ठीक है। देखते हैं बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण, ठीक है। व्याकरण में क्या है? व्याकरण से तात्पर्य हमारा वी प्लस आ प्लस करण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भली प्रकार समझना। इसका मतलब होता है भली प्रकार समझना, लेकिन किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा का क्या भली प्रकार समझना, ठीक है। इसका है 3 बातें: शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग। इन तथ्यों पर हम बात करेंगे। व्याकरण का मतलब है भली प्रकार समझना। क्या समझना? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। इन 3 बातों को हम समझेंगे, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहले आएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार के बाद आएगा हमारा शब्द विचार, ठीक है। और अंतिम में आएगा हमारा वाक्य विचार, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए हमको बड़ा मतलब बड़े सावधानी से समझना होगा। बहुत इसमें छोटी छोटी बातें दी हैं, ठीक है। आप लोगों ने शायद व्याकरण ना पढ़ा हो, ठीक है। व्याकरण सीखेगा, बहुत ही अच्छा है।
आप समय के अनुरूप देखिएगा आपको कितनी जानकारी इकट्ठा हो रही है। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें पढ़ना हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। इसके लिए हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इसमें हम क्या करते हैं, बात करते हैं वर्ण विचार में। ठीक है, वर्ण विचार में बात करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण होता क्या हम बात करते हैं। ठीक है, वर्ण विचार में भी हम 3 बातें करेंगे। कौन कौन? शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शुद्ध लेखन और तीसरा शुद्ध प्रयोग। देखिए बच्चों, पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्ण है क्या। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। ठीक है, बात को समझिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। यही अगर मैं कहूँ भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि है। ठीक है, जो हम ध्वनि बोल रहे हैं, ठीक है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। मौखिक मतलब ओरली जो कर रहे हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ठीक है, तो हम देखते हैं ध्वनि हमारा क्या है। पहले इसको लिख लीजिए, ध्वनि क्या है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। मौखिक इकाई है। ठीक है, यही बात करें वर्ण की, तो वर्ण हमारा क्या है? वर्ण हमारा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ठीक है, बात को मैं समझा रहा हूं, लिखित इकाई है। ठीक है, जैसा हम लिख रहे हैं का, तो क्या का लिख रहे हैं, तो का क्या है? का में ये वर्ण है और ये क्या है? स्वर है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के हम नहीं लिख सकते हैं। तो जो हमारा का है, ये हमारा लिखित इकाई, ये क्या है? ये वर्ण है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसी में शब्द की। ठीक है, शब्द की बात करते हैं तो सार्थकता के आधार पर भाषा की छोटी इकाई। ठीक है, और इसी में बात कर लेते हैं वाक्य की। तो वाक्य क्या है? सार्थकता, मैं समझा रहा हूं बच्चों, देखिएगा, सार्थकता के आधार पर भाषा की बड़ी इकाई। ठीक है, देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण हमारा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये मौखिक है, यहाँ पे ये लिखित है। शब्द की बात करें तो शब्द क्या है? सार्थकता मतलब जिससे कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया राम, तो राम एक शब्द है, राम से एक अर्थ निकल रहा है, किसी व्यक्ति का नाम है, या हमारे रामचंद्र भगवान प्रभु राम का नाम है। ठीक है, मैंने बोल दिया कृष्णा, तो कृष्णा किसी व्यक्ति का नाम है। मैंने बोल दिया पेन, तो इससे पता लग रहा है कि ये पेन है। लेकिन अगर मैं कोई एक वर्ड लिख दिया का, तो ये कोई अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है, ये वर्ड है, लिखित इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अर्थ प्रकट करता है। वाक्य की बात करें तो वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है जो एक अर्थ को प्रकट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या, राम जाता है,
तो राम जाता है, ये एक वाक्य है, इससे एक अर्थ प्रकट हो रहा है कि राम जा रहा है। सिर्फ बोल दूं राम, तो राम क्या है? राम एक शब्द है। तो सार्थकता के हिसाब से सबसे बड़ी इकाई हमारा वाक्य है, सार्थकता के आधार पर सबसे छोटी इकाई हमारा शब्द है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। बच्चों इतना आप नोट करिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ड में स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, सभी बातों को पढ़ेंगे। इतना आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।